दोस्तों, वेलकम टू डीएस एजुकेशन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीएस एजुकेशन में। मैं हूं दिनेश साहू और दोस्तों हम अध्ययन कर रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का या फिर विश्व के भूगोल का। तो दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी की इस सीरीज में आज हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी स्थल रूप के बारे में या फिर वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स के बारे में, है ना। इससे पहले दोस्तों हमने ज्वालामुखी के बारे में डिटेल में चर्चा की थी। ठीक है, ज्वालामुखी क्या होते हैं, ठीक है, इनसे जो पदार्थ निकलते हैं उनके बारे में चर्चा की थी। ठीक है, इसके अलावा कितने प्रकार के होते हैं उद्गार के अकॉर्डिंग और वैसे नॉर्मली, है ना। तो सारी चीज़ें हमने चर्चा की थी। आज हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी स्थल रूप के बारे में। ठीक है, अब ज्वालामुखी स्थल रूप होते क्या हैं। ठीक है, तो देखिए जब लावा निकलता है बाहर, ठीक है, या फिर सतह के अंदर, ठीक है, तो ये विशेष प्रकार की कुछ आकृतियां बनाता है। जैसे मान लीजिए इस प्रकार से आकृति बना देगा, है ना, लावा ठंडा होगा तो, ठीक है, इस प्रकार से एक आकृति बना देगा, ठीक है, इस प्रकार से एक आकृति बना देगा, है ना। तो कुछ विशेष प्रकार की आकृति बनाता है, इसको ही हम बोलते हैं ज्वालामुखी स्थल रूप। ठीक है, तो हम समझेंगे कौन कौन सी आकृति होती है। ठीक है, तो इसको हम दोस्तों दो प्रकार से समझ सकते हैं। ठीक है, एक तो होता है अंतःस्थलीय, अंतः स्थलीय, एक होगा पहला इसका जो हम वर्गीकरण करेंगे, ठीक है, अंतः स्थलीय स्थल रूप। ठीक है, और एक होगा बाह्य स्थल रूप, बाह्य स्थल रूप। ठीक है, दो प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। अंतः स्थलीय का मतलब क्या है दोस्तों? अंतः स्थलीय का मतलब है, मान लीजिए हमारा लिथोस्फीयर है, ठीक है, तो ये लिथोस्फीयर के अंदर जो, ठीक है, स्थल आकृति बनती है, स्थल रूप बनते हैं, उनको बोलते हैं अंतःस्थलीय, मतलब हमारी सतह के अंदर। ठीक है, और जो सतह के बाहर बनते हैं, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से जो जैसे ज्वालामुखी पर्वत होता है, ज्वालामुखी शंकु होता है, और भी हम अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इन्हें बोलते हैं बाह्य स्थल रूप। ठीक है, मतलब जो हमारे स्थल मंडल के अंदर बनते हैं उससे बोलते हैं अंतःस्थलीय स्थल रूप, और जो बाहर ऊपर बनते हैं सतह के उन्हें बोलते हैं बाह्य स्थलीय स्थल रूप। ठीक है, तो हम एक एक करके देखते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों इंटमिसिव, ठीक है, अंतःस्थलीय को। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले इसके अंतर्गत है जो है वो है बैथोलिथ, बैथोलिथ। ठीक है, पहला है बैथोलिथ। अब ये दोस्तों मैंने आपको पहले बता दिया कि सतह के अंदर बनती है ये आकृति, है ना। तो ये मान लीजिए सतह है ना, तो सतह के अंदर बहुत ज़्यादा गहराई में ये आकृति बनती है। ठीक है, इस प्रकार से कुछ बनती है, इस प्रकार से। अभी मैं इसको मिटा देता हूँ, है ना। अभी हम सिर्फ अंतःस्थलीय देखते हैं, पहला वाला टाइप। ठीक है, यहाँ पर एक डायग्राम भी बनाते जाते हैं। ठीक है, तो ये आकृति कुछ इस प्रकार से बनती है, गुंबद टाइप से, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से कुछ आकृति बनती है ये, है ना। ठीक है, बैथोलिथ। अब इसको यहाँ पे हम एक सबको कंबाइंड करके बनाते चलेंगे। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा सतह है ये, ठीक है, तो सतह के अंदर ये आकृतियाँ बनती है। ठीक है, तो ये बैथोलिथ जो होता है बहुत ही गहराई में बनता है, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हो गया बैथोलिथ। ठीक है दोस्तों, ठीक है, धरातल के अंदर गुंबदाकार आकृति जो होती है ना, गुंबदाकार, इसको क्या बोलेंगे? गुंबदाकार, गुंबद के आकार की जो आकृति बोलती है उसे बोलते हैं बैथोलिथ। एक बात आपको याद रखना कि अंतःस्थलीय मतलब सतह के अंदर बन रही है ये। ठीक है, दूसरा हो जाएगा दोस्तों सिल। ठीक है, सिल। अब ये कैसे बनती है सिल? आपने देखा होगा सिल किसे बोलते हैं घरों में, यदि आप जानते हो तो। ठीक है, जिसमें हम चटनी वगैरह पीसते हैं या फिर मसाला भी पीसते थे पहले के ज़माने में। ठीक है, एक पत्थर का लंबा सा इस प्रकार का होता है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं सिल। ठीक है, तो इसी के अंदर सतह के अंदर जब इस प्रकार की कोई आकृति बन जाए, मान लीजिए इस प्रकार की, ठीक है, इस प्रकार की कोई आकृति बन जाए, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं सिल। ठीक है, ठीक है, इसे बोलते हैं सिल। ठीक है, तो ये इसे क्या बोलेंगे? क्षैतिज। ठीक है, क्षैतिज स्थल रूप जो बनता है, सॉरी, हाँ क्षैतिज। ठीक है, तो इस प्रकार से क्षैतिज स्थल रूप जो बनता है सतह के अंदर उसे बोलते हैं सिल। ठीक है, तीसरा हो जाएगा दोस्तों डाइक। ठीक है, तीसरा हो जाएगा डाइक। अब डाइक कैसे बनता है? तो डाइक इस प्रकार से बनता है, एक लंबी इस प्रकार से एक चट्टान टाइप की बनती है। ठीक है, तो यहीं पर यहाँ से मैं बना देता हूँ ये। ठीक है, ये हो गया डाइक। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है डाइक। ठीक है, ये कैसा होता है? ऊर्ध्वाधर,
ठीक है। ऊर्ध्वाधर होता है, सीधा खड़ा होता है, इसे बोलते हैं डाइक। ठीक है, ये सभी सतह के अंदर बन रहे हैं, है ना। अगली आकृति दोस्तों हो जाएगी फैकोलिथ, है ना, फैकोलिथ। फैकोलिथ ये किस प्रकार से बनती है? तो ये बनती है इस प्रकार से दोस्तों, जैसे मोरदार पर्वत होते हैं ना, उस प्रकार से ये आकृति बनती है, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से बनती है। तो इसको भी हम यहीं कहीं बना देते हैं, इस प्रकार से। इस प्रकार से जो आकृति बनती है उसे बोलते हैं फैकोलिथ। ठीक है, मोरदार पर्वत के रूप में इस प्रकार से जो बनती है ना, इसे बोलते हैं हम फैकोलिथ। ठीक है, इसके बाद एक होती है लैपोलिथ। लैपोलिथ, लैपोलिथ क्या होता है? लैपोलिथ इस प्रकार से होता है ना, इस प्रकार से चांद के आकार का, है ना। तो यहीं पे हम बना देते हैं लैपोलिथ, इस प्रकार से। ठीक है, ये हो गया लैपोलिथ। ठीक है, आगे दोस्तों एक है लैकोलिथ, छठवा, लैकोलिथ। ठीक है, ये कैसे बनता है? ये इसका अपोजिट बनता है, इस प्रकार से, इस प्रकार से। ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ पे मैं इसलिए बनाते जा रहा हूँ कि एक डायग्राम में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, है ना, इस प्रकार से। ये हो गया, क्या हो गया? लैकोलिथ। ठीक है दोस्तों, तो इतनी आकृति हैं दोस्तों इसके अंतर्गत। ठीक है, एक में हमने सारी चीज़ें बता दी, ठीक है, जो कि अंतःस्थलीय स्थल रूप हैं, है ना, ज्वालामुखी के द्वारा। ठीक है, अब एक बार मैं पूरा आपको समझा देता हूँ, एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम। ठीक है, सबसे पहली बात दोस्तों, ज्वालामुखी स्थल के रूप में हमने पहला टाइप देखा, अंतःस्थलीय स्थल रूप। अंतःस्थलीय स्थल रूप का मतलब ये है कि जो पृथ्वी की सतह के अंदर आकृतियां बनती हैं। ठीक है, पृथ्वी की सतह के अंदर, मतलब मान लीजिए यहाँ पे ये एस्थेनोस्फीयर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आकृति बन रही है, ठीक है, स्थल के सतह पर जहाँ हम रहते हैं उसके अंदर जो आकृति बनती है उसे बोलते हैं अंतःस्थलीय स्थल रूप। ठीक है, तो सबसे पहला है बैथोलिथ, है ना। बैथोलिथ एक गुंबद आकार की बहुत बड़ी, ठीक है, चट्टान टाइप से स्थल रूप होता है, जिसे हम बोलते हैं बैथोलिथ। ठीक है, इस प्रकार से ये बहुत गहराई में होती है दोस्तों। एक बात आपको याद रखना, जो ये होती है बैथोलिथ, ये बहुत ही ज़्यादा गहराई। ठीक है, इन्हें पातालीय चट्टानें भी बोलते हैं, पातालीय चट्टानें, मतलब बहुत गहराई में होती है ये। ठीक है, इसलिए मैंने इसको नीचे बनाया है, बहुत ज़्यादा गहराई में होती है। ठीक है, फिर होता है दोस्तों सिल। सिल ये क्षैतिज होती हैं, लंबी होती हैं, है ना, लंबी से सीधे चट्टानें होती हैं, इन्हें बोलते हैं हम सिल। ठीक है, यहाँ पे मैंने बनाया है तो ये हो जाएगी सिल। ठीक है, ये कौन सी हो गई? बैथोलिथ, है ना। इसके बाद है डाइक, है ना। डाइक सीधे मैंने आपको बताया ऊर्ध्वाधर इस प्रकार से बनती है ये। ठीक है, ये हो गई डाइक। ठीक है, ये प्रीलिम्स मेंस दोनों की दृष्टि से इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, है ना। मेंस में भी लिखने को आ जाता है बैथोलिथ, 3 नंबर में लिखने को आ जाएगा, या फिर लघुत्तरीय क्वेश्चंस में लिखने को आ जाएगा। ठीक है, कोई भी इसमें से आ सकता है, तो इंपॉर्टेंट है ये। डाइक हमने कर ली चर्चा। फैकोलिथ क्या होता है? फैकोलिथ इस प्रकार से आकृति बनती है, जैसे मोरदार पर्वत होते हैं ना, है ना, इस प्रकार से। तो इसे क्या बोलते हैं हम? फैकोलिथ, फैकोलिथ। ठीक है, ये हो जाएगा फैकोलिथ। इसके बाद लैपोलिथ क्या होता है? लैपोलिथ होता है इस प्रकार से, ठीक है, आकृति जो बनती है, ठीक है, चंद्राकार। ठीक है, तो इसे बोल देंगे हम, क्या बोलते हैं इसे? लैपोलिथ, लैपोलिथ, है ना। और एक और लास्ट है जो, इसे बोलते हैं लैकोलिथ, है ना। तो इसके अपोजिट होती है, इसे बोलते हैं लैकोलिथ। ठीक है, तो आप ये दोनों डायग्राम बना लीजिए। एक में ये कंबाइंड हमने अंतःस्थलीय आकृति बना दी एक डायग्राम में पूरी। ठीक है, और ये अलग अलग भी हमने सेपरेट इनको देख लिया। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों जो अंतःस्थलीय चट्टानें होती हैं, इन्हें ग्रेनाइट चट्टानें कहा जाता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। देखिए, एक चीज़ आपको मैं अभी बता देता हूँ, जब भी लावा, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये सतह है हमारी, ठीक है, स्थल मंडल की ये हमारी सतह है, जब भी लावा ठंडा होकर अंदर कोई स्थलाकृति बना लेगा, जैसे हमने यहाँ पर ये तमाम तरीके की स्थलाकृति देखी, ठीक है, तो इन सभी को क्या बोला जाता है? ग्रेनाइट चट्टानें, है ना। अर्थात अंतःस्थलीय जो स्थल रूप होते हैं उन्हें ग्रेनाइट चट्टानें कहा जाता है। और यही चट्टानें जब ऊपर बनती हैं, ठीक है, सतह के ऊपर बनती हैं, तो उन्हें क्या बोला जाता है? बेसाल्ट चट्टानें।
ठीक है। मतलब बाह्य स्थल रूप जो होते हैं उनमें उन्हें बेसाल्ट चट्टानें बोलते हैं, क्योंकि वो सतह के ऊपर बनती हैं। ठीक है। और अंतः स्थलीय जो स्थल रूप होते हैं उन्हें हम ग्रेनाइट चट्टानें कहते हैं। तो यहाँ से आपको एक और बात पता चली कि ठीक है, कि सतह के अंदर जो चट्टानें रहेंगी उन्हें क्या बोलेंगे, ग्रेनाइट। ठीक है। और सतह के बाहर जो चट्टानें रहेंगी उन्हें क्या बोलेंगे, बेसाल्ट। ठीक है। तो एक और चीज यहाँ पे क्लियर हो गई। ठीक है। तो अंदर मतलब अंतःस्थलीय जो भी स्थल आकृतियां हैं वो ग्रेनाइट चट्टान है। मतलब ये भी जितनी भी आकृति हैं इनमें ग्रेनाइट चट्टान हमें देखने को मिलेंगी। अभी हम जो बाह्य पढ़ेंगे है ना, उनमें हमें कौन सी चट्टानें देखने को मिलेंगी, तो बेसाल्ट चट्टानें देखने को मिलेंगी, है ना। बात क्लियर हो गई। चलते हैं अब आगे हम, है ना। अब हम देखेंगे दोस्तों बाह्य स्थल आकृतियां। ठीक है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप बना लीजिए अपने नोट्स में। ठीक है। हम चलते हैं, हम देखते हैं सेकंड बाह्य स्थल आकृतियां। ठीक है। तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ज़्यादा नहीं, बस आपको आकृति याद रखनी है ना। बाकी आपको सब समझ में आ गया होगा। तो सेकंड है दोस्तों बाह्य स्थल आकृतियां, है ना। बाह्य स्थल आकृतियां, है ना। इनको क्या बोलते हैं, एक्सट्रूसिव। ठीक है, एक्सट्रूसिव। तो दोस्तों जब लावा पृथ्वी की सतह से बाहर आता है, ठीक है, ये मान लीजिए पृथ्वी की सतह है, ठीक है, यहाँ से लावा बाहर आया, ठीक है, इस प्रकार से ये पाइप के थ्रू, ठीक है, और यहाँ पे जो भी आकृति बनती है सतह के ऊपर, ठीक है, उसे हम बोलते हैं बाह्य स्थल आकृतियाँ। ठीक है। तो एक एक करके हम समझेंगे कौन कौन सी स्थल आकृतियाँ बनती हैं। ठीक है। पहला हो जाएगा कौन। कौन या फिर शंकु भी आप बोल सकते हैं इसको। ठीक है। ये मान लीजिए ज्वालामुखी सतह है ना। ठीक है। यहाँ से ये पाइप था ज्वालामुखी, ठीक है, यहाँ से लावा बाहर आया और इस प्रकार की एक आकृति बनी, ठीक है, इस प्रकार की। तो इसे क्या बोलेंगे, ज्वालामुखी कोण या फिर ज्वालामुखी शंकु। ठीक है। तो समझ में आ गया ज्वालामुखी कोण, ज्वालामुखी शंकु क्या होता है। इसे हम ज्वालामुखी पर्वत बोलते हैं। ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है। तो इस प्रकार से आप आकृति बना लीजिए एक। ठीक है। इस प्रकार से एक आप आकृति बना लीजिए। ठीक है। इसे बोलते हैं ज्वालामुखी पर्वत या फिर ज्वालामुखी शंकु। ठीक है। दूसरा हो जाएगा दोस्तों परजीवी कोण, है ना। परजीवी कोण। अब ये परजीवी कोण क्या होता है। ठीक है। सबसे पहले एक और बात समझ लीजिए परजीवी कोण से पहले। ठीक है। एक होता है प्लग, सेकंड नंबर पे पहले ये समझ लीजिए प्लग, है ना। प्लग क्या होता है, देखिए ये ज्वालामुखी है, ठीक है, और ये बीच में जो ये है, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, हमने पढ़ा था पाइप। ठीक है। जिसके थ्रू लावा बाहर आता है और फिर यहाँ से लावा निकलता है इस प्रकार से, है ना। इस प्रकार से लावा निकलता है, इस प्रकार से ज्वालामुखी पर्वत या फिर शंकु का निर्माण होता है। ठीक है। तो यही पाइप दोस्तों जब क्या होता है, ठीक है, ये लावा जब यहीं पर ठंडा होकर जम जाता है, ठीक है, इस प्रकार से जब ये पाइप में लावा ठंडा होता है और यहीं पर जम जाता है, चोक हो जाता है जब ये पाइप, ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं प्लग, है ना। जब इस पाइप में से लावा बाहर आ रहा था, ठीक है, तो उसे हमने बोला था ज्वालामुखी पाइप, क्योंकि वहाँ से लावा बाहर आ रहा था। ठीक है। लेकिन जब ये लावा यहीं पर ठंडा होकर जम गया, ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे ज्वालामुखी प्लग। ठीक है। तो प्लग क्या होता है, बात समझ में आ गई। ठीक है। इससे बोलते हैं प्लग। तीसरा होता है दोस्तों परजीवी कोण। परजीवी कोण। अब ये परजीवी कोण क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हम समझते हैं परजीवी कोण या फिर पैरासाइटिक कोण। ठीक है। अब देखिए मान लीजिए इस प्रकार की एक स्थलाकृति बनी हुई थी। ठीक है। ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पर प्लग बन गया। ठीक है। ये लावा ठंडा हुआ, प्लग बन गया यहाँ पर, और इस प्रकार से ये एक ज्वालामुखी शंकु या फिर कौन बना हुआ था। ठीक है। काफी समय बाद, ठीक है, फिर से यहाँ पर लावा बाहर निकला। ठीक है। लावा बाहर निकला और इसको तोड़ते हुए, ठीक है, तोड़ते हुए यहाँ से उसने एक जगह बना ली इस प्रकार से। ठीक है। यहाँ पर नहीं जा पाया, लावा यहाँ से बाहर आने लगा। ठीक है। और यहाँ पर एक उसने ज्वालामुखी मतलब जो शंकु का निर्माण कर लिया इस प्रकार से। ठीक है। इस प्रकार से, इस प्रकार से मैंने क्या बोला कि ये जो हमारा पहले वाला ज्वालामुखी पर्वत था या फिर शंकु था, ठीक है, इसका जो ये पाइप था ये चोक हो गया समय के साथ। ठीक है। यहाँ पे लावा जम गया और ठंडा होकर के चोक हो गया ये पाइप। काफ़ी समय बाद फिर से यहाँ से
ठीक है, लावा बाहर आया लेकिन यहाँ पर सीधे नहीं गया, यहाँ पर कठोर चट्टान थी, ठीक है, तो यहाँ से उसने दूसरी जगह बना ली, ठीक है, और यहाँ पर एक और ज्वालामुखी पर्वत या फिर शंकु बन गया, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, परजीवी कोन, परजीवी कोन या फिर पैरासाइटिक कोन, ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, प्लग है ये, प्लग जब लावा जम जाता है तो उसे प्लग बोलते हैं, जब लावा बाहर निकलता है तो उसे हम पाइप बोलते हैं, ठीक है, और यहीं से दूसरा यदि एक कोन बन गया तो उसे हम बोलेंगे परजीवी कोन, ठीक है। अगला देखते हैं चौथे नंबर पर। चौथे नंबर पर ज्वालामुखी पठार, ज्वालामुखी पठार, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जब लावा बाहर निकलता है और बहुत दूर तक फैलता है, ठीक है, और इस प्रकार से बहुत कई हजारों किलोमीटर तक फैलता है और इस प्रकार से एक आकृति जो बनती है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं ज्वालामुखी पठार, है ना। जैसे हमारे यहाँ दक्कन का पठार है, इसके अलावा साइबेरिया का पठार है, एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, साइबेरिया का पठार, ठीक है, दक्कन का पठार, ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम ज्वालामुखी पठार। जब कोई मान लीजिए दरारी उद्भेदन हुआ, ठीक है, उससे लावा निकला और बहुत दूर दूर तक फैल गया, ठीक है, तो उससे एक पठार का निर्माण होता है, इसे बोलते हैं हम ज्वालामुखी पठार, ठीक है। अगला हो जाएगा ज्वालामुखी ट्रैप, ज्वालामुखी ट्रैप। अब ज्वालामुखी ट्रैप क्या होता है, ठीक है, ये भी ज्वालामुखी पठार ही होता है लेकिन इसमें थोड़ा कुछ अलग चीज़ें रहती हैं। मान लीजिए, ठीक है, किसी दरारी उद्गार के कारण इस प्रकार से एक पठार का निर्माण हुआ, ठीक है, यहाँ से लावा निकला, ठीक है, इस प्रकार से, और इस प्रकार से एक पठार का निर्माण कर दिया, ठीक है। अब ये ठंडा होकर पठार बन गया, ठीक है, फिर कई हजारों साल के बाद, ठीक है, फिर से यहाँ से लावा निकला, ठीक है, उसके ऊपर फिर से एक परत चढ़ गई, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से दूसरी परत चढ़ गई, फिर काफ़ी टाइम बाद फिर ये ठंडा होकर पठार का रूप ले लिया इसने, मतलब चट्टान का रूप ले लिया, ठीक है, फिर काफ़ी टाइम बाद यहाँ से लावा निकला और फिर इस प्रकार से उसने एक और लेयर ऊपर से जमा ली, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ट्रैप, है ना। ट्रैप मतलब क्या हो गया कि एक परत के ऊपर परत, है ना। इसके ऊपर एक और चीज़ बताऊंगा मैं, जैसे मान लीजिए पहली परत बनी थी, जैसे मान लीजिए पठार की पहली परत बनी, ठीक है। अब ये प्रक्रिया कई हजारों वर्षों की होती है, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि डेली हो रही है, तो हजारों वर्षों की ये प्रक्रिया होती है, ठीक है। मान लीजिए पठार बन गया, ठीक है, अब इसके ऊपर क्या होगा, ठीक है, पेड़ पौधे घास फूस वगैरह होते हैं जो, ठीक है, वो यहाँ पर उग जाएंगे, ठीक है, जीवाश्म या फिर जो भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, ठीक है, यहाँ पर उग जाएंगे, ठीक है। अब काफ़ी टाइम बाद जब फिर से यहाँ पे लावा निकलेगा, ठीक है, तो ये जो पेड़ पौधे जीव जंतु हैं इसमें इसी में दब जाएंगे, ठीक है, ये ऊपर से फिर से लावा की लेयर जम जाएगी, ठीक है, बीच में ये जीव जंतु हैं, यहाँ मैं लाल से बना देता हूँ, ठीक है, ये बीच में जीव जंतु हैं, ठीक है। इसके बाद फिर से यहाँ पर जीव जंतुओं का वास हो जाएगा, पेड़ पौधों का, ठीक है, फिर से लावा निकलेगा, फिर ऊपर जम जाएगा, है ना, फिर ऊपर से ये लावा जम जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, ये जो भी जीव जंतु पेड़ पौधे थे, ठीक है, इनको क्या ट्रैप हो रहा है ये, ठीक है, तो इसलिए इनको बोला जाता है ट्रैप, ठीक है। तो ये एक परत टाइप से होती है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, तो इन्हें बोला जाता है ज्वालामुखी ट्रैप, ठीक है। जैसे दक्कन ट्रैप है हमारा, दक्कन ट्रैप, है ना। जो महाराष्ट्र वाला एरिया है, महाराष्ट्र मेन जो पूरा महाराष्ट्र है, इसके अलावा कुछ मध्य प्रदेश कुछ कर्नाटक का एरिया है, वो दक्कन ट्रैप इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है, इसी प्रकार से वो बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया एक दक्कन ट्रैप, ठीक है। इसके अलावा और हम देख लेते हैं और क्या है, ठीक है। एक होता है ज्वालामुखीय गर्त, ठीक है, ज्वालामुखी गर्त, ठीक है। ज्वालामुखी गर्त क्या होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये ज्वालामुखी है, ठीक है, ठीक है, ये इसका पाइप है, ठीक है। अब जब ये दोस्तों छिद्र छोटा होगा, ठीक है, जब ये छिद्र छोटा होगा तो इसके क्या बोलते हैं, मार, ठीक है, इससे क्या बोलते हैं, मार। छिद्र जब छोटा होता है, छिद्र छोटा, ठीक है, जब ये छिद्र छोटा होता है जहां से लावा बाहर आता है तो उससे बोलते हैं मार, ठीक है। जब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसको बोलते हैं क्रेटर, ठीक है, थोड़ा बड़ा। जब ये छिद्र थोड़ा बड़ा होगा, मतलब समझ लीजिए ये इस प्रकार से मैंने बनाया एक ज्वालामुखी, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम क्या, नॉर्मली क्रेटर शब्द ही हम यूज़ करते हैं जहाँ से लावा बाहर आता है, ठीक है। तो जब थोड़ा बड़ा होगा तो इसको क्या बोलेंगे हम,
क्रेटर, ठीक है। और जब ये और बड़ा होगा, ठीक है, मान लीजिए बहुत बड़ा, कई किलोमीटर लंबा हो गया इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से लावा बाहर आ रहा है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं काल्डेरा। काल्डेरा, इसमें क्या होता है, छिद्र जो है बहुत बड़ा हो जाता है ना, बहुत बड़ा, ठीक है, तो ये काल्डेरा हो जाता है, ठीक है। तो समझ में आ गई, जब बहुत छोटा छिद्र है तो उसे बोलते हैं मार, जब थोड़ा बड़ा होता है तो उसको बोलते हैं क्रेटा, और जब बहुत ही कई किलोमीटर लंबा भी हो जाता है ये, तो उसको बोलते हैं हम काल्डेरा, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कोई काल्डेरा है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, ये कोई काल्डेरा है, ठीक है, यहाँ से लावा बाहर आया था, इस प्रकार की कोई आकृति बनी है, ठीक है, ये कई किलोमीटर हो सकता है लंबा हो, ठीक है। अब क्या हुआ दोस्तों, समय के साथ, ठीक है, समय के साथ था यहाँ पर लावा जम गया हो, ठीक है, यहाँ पर लावा ठंडा हो गया और यहाँ पर पूरा जम गया हो, ठीक है, ये बंद हो गया हो, लेकिन कई हजारों साल बाद, लाखों साल बाद फिर से यहाँ से लावा बाहर आया हो, ठीक है, और यहाँ पे छोटे छोटे जो हैं इस प्रकार से, ठीक है, काल्डेरा के अंतर्गत छोटे छोटे यहाँ से लावा फिर से निकला हो, इस प्रकार से पूरे से नहीं निकला, छोटे छोटे छिद्रों बनाकर फिर से लावा बाहर आया, ठीक है, तो इनको बोलते हैं नेस्ले काल्डेरा, ठीक है, क्या बोलते हैं इन्हें, नेस्ले काल्डेरा, ठीक है। नेशनल काल्डेरा का मतलब क्या है, एक काल्डेरा के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र बन गए और इससे लावा बाहर आ रहा है, ठीक है, तो उसे को बोलेंगे नेशनल काल्डेरा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, मार जब बहुत छोटा छिद्र होता है तो उसे बोलते हैं मार, जब थोड़ा बड़ा होता है उसे बोलते हैं क्रेटर, जब बहुत बड़ा हो जाता है तो उसे बोलते हैं काल्डेरा, और जब एक काल्डेरा, ठीक है, उसमें लावा जम जाता है, वो छेद बंद हो जाता है, उसके बाद उसमें से कई छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं, उसे बोलते हैं नेशनल काल्डेरा, ठीक है, बात समझ में आ गई, ठीक है। अब होता है क्रेटर झील, ठीक है, ये हमने कितने 6 पढ़ लिए, अब 7वां है क्रेटर झील, ठीक है। अब क्या होता है दोस्तों, ये जो काल्डेरा होते हैं, है ना, अगला है काल्डेरा झील, ठीक है। अब ये जो काल्डेरा होते हैं इस प्रकार से, ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जब ये इसके छेद ये बंद हो जाते हैं, ठीक है, उससे लावा आना बंद हो जाता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पानी भर जाता है इसमें, इस प्रकार से, ठीक है, इसमें पानी भर जाता है इस प्रकार से, तो इसको ही हम बोलते हैं काल्डेरा झील, ठीक है। जब इसमें पानी भर जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे, काल्डेरा झील। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे एक टिटिकाका है, टिटिकाका लेक है ना, टिटिकाका, ये कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका में है, टिटिकाका सबसे ऊंचाई में स्थित झील है टिटिकाका, है ना। इसके अलावा और एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है, एक है ओशो कॉल्डेरा, आसो कॉल्डेरा, ठीक है, टिटिकाका झील का निर्माण इसी से हुआ, ऐसी प्रकार से हुआ है, ठीक है। एक है आसो कॉल्डेरा, ठीक है, ये कहाँ पर है, जापान, ठीक है, आसो कॉल्डेरा, तो ये कहाँ पर है, जापान, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया, ठीक है। तो इसमें एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, 6 हमने पढ़ा है, इसके अंतर्गत बाह्य स्थल आकृति, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, एक चीज मैंने बताना भूल गया था, बाह्य स्थल आकृति है, इसमें भी 2 प्रकार की होती हैं, एक तो होती है महाद्वीपीय, ठीक है, एक होती है महासागरीय, ठीक है, ये भी 2 प्रकार की होती है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक होती है महाद्वीपीय, ठीक है, और एक होती है महासागरीय, ठीक है। महाद्वीप मतलब जहां महाद्वीप हैं वहां पर ये स्थल बन रहे हैं, ठीक है, और महासागरीय मतलब महासागरों के अंदर, ठीक है, तो इसको हम 2 प्रकार से समझ सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने पूरे महाद्वीपीय वाली आपको आकृतियां बताई हैं, ठीक है, एक बार मैं फटाक से रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है। एक होता है कोन या फिर शंकु, ठीक है, इस प्रकार की जो सिंपल सी आकृति बन जाती है उसे बोलते हैं कोन या फिर शंकु या फिर ज्वालामुखी पर्वत बोलते हैं, ठीक है। दूसरा होता है प्लग, ठीक है, जहाँ से देखिए, ये जहाँ से ये दोस्तों लावा बाहर आता है, ठीक है, यहीं पे जब लावा हो ठंडा होकर के जम जाता है, ये पाइप चोक हो जाता है, उसे बोलते हैं प्लग, ठीक है, और यहीं पे जब ये यहाँ से बाहर आता है उसको वो बोलते हैं पाइप, ज्वालामुखी पाइप बोलते हैं, ठीक है। परजीवी कौन, यदि मान लीजिए ये चोक हो गया है, ठीक है, लावा ठंडा होकर के ये पाइप चोक हो गया और यहाँ से कोई नया,
ठीक है, ज्वालामुखी या फिर ज्वालामुखी शंकु बन जाता है तो उसे बोलते हैं परजीवी कौन, मतलब एक कौन से दूसरे कौन का निर्माण हो गया एक और। ठीक है, अगला है ज्वालामुखी पठार। ठीक है, जब लावा दरारी उद्भेदन से निकलता है और बहुत दूर तक फैलता है, ठीक है, उसे बोलते हैं पठार। एक होता है ट्रैप, लेयर के ऊपर लेयर जब जम जाती है लावा की तो उसे बोलते हैं ट्रैप। एक होता है ज्वालामुखी गर्त। ठीक है, इस प्रकार से मैंने गर्त बता दिए। एक होता है मार, एक होता है क्रेटर, एक होता है कार्डेरा। जब छेद छोटा होगा तो उसे बोलेंगे मार। ठीक है, जब थोड़ा सा छेद बड़ा हो जाएगा तो उसे बोलेंगे क्रेटर। और फिर कार्डेरा बहुत बड़ा एक छिद्र होता है जहां से लावा बाहर आता है। ठीक है, एक होती है कार्डेरा झील। ठीक है, जब ये दोस्तों ज्वालामुखी का जो पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये ठंडा हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, लावा बाहर आना बंद हो जाता है और यहाँ पे जब पानी भर जाता है तो उसे बोलते हैं कार्डेरा झील। ठीक है, तो ये टिटिकाका झील इसका एग्जाम्पल है। एक ओशो कार्डेरा भी है, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है कार्डेरा का। ठीक है, जापान के अंतर्गत। अब हम देखते हैं महासागरीय स्थल रूप। ठीक है, ये महाद्वीपीय स्थल रूप हो गए। अब हम देखते हैं महासागरीय स्थल रूप। है ना, महाद्वीपीय हमने पढ़ लिया अभी, है ना। अब हम पढ़ेंगे महासागरीय, इसी के अंतर्गत है सेकंड वाला। ठीक है, महासागरीय स्थल रूप जो कि महासागर में बन रहे हैं। ठीक है, महासागरीय स्थल रूप। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला क्या हो जाएगा, मध्य महासागरीय कटक या फिर महासागरीय कटक। ठीक है, ये हमने पढ़ा है प्लेट टेक्टोनिक में कटक कैसे बनते हैं ना, मध्य महासागरीय कटक, महासागरीय कटक। अब ये कैसे बनते हैं, ठीक है, मान लीजिए दो प्लेटों का अपसरण हुआ। ठीक है, ये प्लेट यहाँ जा रही है, ये प्लेट यहाँ जा रही है। ठीक है, दो प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब लावा बाहर आया, ठीक है, तो इस प्रकार की कुछ आकृति बन जाती है। छोटे छोटे समुद्र के अंदर पर्वत टाइप के बन जाते हैं, छोटे छोटे इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं दोस्तों महासागरीय कटक, है ना। ये हमने डिटेल में चर्चा की थी प्लेटों का जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, महासागरीय कटक। एक होता है मेडियन वैली, मेडियन वैली। ठीक है, मेडियन वैली किसको कहेंगे, अब ये जहां से लावा बाहर आ रहा है दोस्तों, ये जो वैली है इसको बोलते हैं मेडियन वैली, मेडियन वैली। ठीक है, देखिए जहां से ये जो दरार है, ठीक है, जहां से लावा बाहर आता है इसको बोलते हैं मेडियन वैली। और ये जो एक आकृति बन रही है महासागर के अंदर, ठीक है, इसको दोनों साइड इसको बोलते हैं महासागरीय कटक। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों महासागरीय गर्त, महासागरीय गर्त। ठीक है, तो महासागरीय गर्त क्या होता है दोस्तों, जब बहुत गहरा एक गर्त मतलब क्या होता है, सीधे से बहुत धंसा हुआ भाग। ठीक है, तो जब महासागर के अंदर, ठीक है, कोई भाग धंस जाता है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं महासागरीय गर्त। ठीक है, जैसे मैरियाना गर्त हो गया, एक मैरियाना गर्त हो गया, ठीक है, धंसा हुआ पार्ट। ठीक है, फिलीपींस गर्त हो गया, फिलीपींस गर्त हो गया। ये दो एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, इसके बाद है महासागरीय पठार, महासागरीय पठार। ठीक है, तो वही महासागर के अंदर जब लावा बाहर निकलेगा और दूर दूर तक फैलेगा, ठीक है, तो उससे बोलते हैं महासागरीय पठार। इसका एग्जाम्पल है ब्रोमली का पठार, ब्रोमली का पठार। ठीक है, ये ब्रोमली का पठार इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, कहाँ पर है ये, ब्राजील में है दोस्तों, ब्राजील के अंतर्गत दक्षिणी अटलांटिक। ठीक है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है ये, ब्राजील के अंतर्गत ब्रोमली का पठार। एक होता है द्वीपीय चाप, सॉरी चौथा है ये, पांचवा है ना। एक होता है द्वीपीय चाप। द्वीपीय चाप क्या होता है दोस्तों, जब लावा बाहर निकलता है और किसी महासागर या सागर में छोटे छोटे द्वीप की एक श्रृंखला सी बन जाती है। ठीक है, द्वीपों की श्रृंखला बाहर आ जाती है। ठीक है, उससे क्या बोलते हैं, द्वीपीय चाप। जैसे आप देखेंगे जापान, ठीक है, जापान बहुत सारे द्वीप से मिलकर के बना है। ठीक है, फिलीपींस हो गया, फिलीपींस द्वीप समूह हो गया, जापान द्वीप समूह हो गया। ठीक है, तो ये सब कैसे बने हैं, ठीक है, उसी प्रकार से बने कि लावा बाहर आया, उससे छोटे छोटे द्वीप बन गए। ठीक है, तो इन्हें बोलते हैं द्वीपीय चाप या फिर द्वीप, इनको को हम बोलेंगे द्वीपों की श्रृंखला। ठीक है, बहुत सारे द्वीपों से मिलकर के ये देश बने हुए हैं। ठीक है, एक होता है दोस्तों, एक और होता है लास्ट में, कैस्ट्रन। ठीक है,
एक और क्या होता है दोस्तों, एक होता है कैस्ट्रन, कैस्ट्रन, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया द्वीपीय चाप है ना, इसमें क्या द्वीप बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, और कैस्ट्रन में क्या होते हैं, द्वीप छोटे होते हैं, ठीक है। जैसे कैरेबियन, कैरेबियन द्वीप समूह है ना, आप देखेंगे उत्तरी अमेरिका के पास कैरेबियन द्वीप समूह है, ठीक है, उससे बोलते हैं कैस्ट्रन, ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर देते हैं। एक होता है महासागरीय कटक। महासागरीय कटक क्या होता है, ठीक है, जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाते हैं, अपसरण होता है, तो उससे छोटे छोटे से पर्वत बन जाते हैं अंदर, है ना, समुद्र के, तो उससे बोलते हैं महासागरीय कटक। एक होता है वैली, जहाँ से ये लावा बाहर आता है, ये वाला भाग, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, वैली, मेडियन वैली। एक होता है महासागरीय गर्त, ठीक है, महासागरीय गर्त मतलब बहुत डीप पॉइंट महासागर के अंदर, ठीक है। एक होता है महासागरीय पठार, महासागर के अंदर जब पठार होता है उसे बोलते हैं, जैसे एग्जाम्पल है ब्रोमली का पठार, ठीक है। एक होता है द्वीपीय चाप। द्वीपीय चाप मतलब जैसे जो देश, जैसे जापान है ना, ये महासागर के अंतर्गत पूरे के पूरे देश बसे हुए हैं, ठीक है, बड़े बड़े द्वीप हैं, ठीक है, उन्हें बोलते हैं द्वीपीय चाप। जब कोई द्वीप समूह या फिर द्वीप बहुत सारे छोटे छोटे बड़े बड़े द्वीपों से मिलकर के बनता है तो उसे बोलते हैं द्वीपीय चाप, ठीक है। और जब छोटे छोटे द्वीप होते हैं तो उसे बोलते हैं कैस्ट्रन, ठीक है दोस्तों। तो ये आज हमने ज्वालामुखी से बनने वाली जो स्थल आकृति होती है उनके बारे में पढ़ा, या फिर वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की दृष्टि से, ठीक है। तो दोस्तों यदि आपको आज का लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।